स्टार्ट करें अपने क्लास को। आवाज आ रही है मेरी? लास्ट तक सुनाई दे रहा है? सभी को नमस्कार। कल के क्लास में जो पढ़ाया था उसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। चलिए, देखो फ्रेंड, बोर्ड पे देखिएगा। हेडिंग डालिए, वोकेबुलरी PYQ। वोकेबुलरी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे। चलिए, देखो फ्रेंड, बोर्ड पे देखिए। आज के कॉम्पिटिटिव, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उसमें 60% वोकेब का रोल है। यदि आप वोकेब को बहुत छवि, वेलकम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। 60% किसका रोल है? वोकेब का। घड़ी का समय देख लीजिए, है आपका 9:06। 9:06 हो रहा है, सभी देख लें। आने वाले अगले 1.5 घंटे तक बिल्कुल आराम से क्लास का एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस भाई को अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया, आप हाथ खड़ा करिए, मैं आपके पास आके समझा दूंगा। कोई दिक्कत? स्टार्ट करें क्लास को। देखो फ्रेंड, आज के जो क्लास का हमारा सेशन चलेगा 20 मिनट तक, यानी 20 मिनट, वो चलेगा आपका इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस इडियम फ्रेजेस का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इंग्लिश मीनिंग क्या है, और इसके बाद इसमें हिंदी में क्या अर्थ होता है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लिखना चाहूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते चलिएगा और फिर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो मार्केट में जो सबसे ज्यादा वोकेब की किताब चल रही है, उसका नाम है ब्लैक बुक। उस ब्लैक बुक A to Z इस बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ। पूरे तरीके से एक एक वर्ड आपको बताएंगे, ठीक है साहब? तो आप चिंता नहीं करें। फिलहाल हम लोग इडियम फ्रेजेस से आज का पहला सवाल है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा मेरे साथ। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है, चिक बाई, चिक बाई जुल। प्लीज कमेंट ना करेंगे, आप आराम से पढ़ते रहिए, काफी इंजॉय करेंगे आप सेशन को। अगला सवाल है, केट एंड डॉग लाइफ। केट एंड डॉग लाइफ। तीसरा आपका सवाल है, नेक्स्ट, वो है आपका कैट्स एंड डॉग्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कट नो आइस। कट नो आइस। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, ट्राई उल्फ। ट्राई उल्फ। 6 नंबर जो आपका सवाल है, 6, वो है कैरोट, कैरोट एंड स्टिक। कैरोट एंड स्टिक। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2023 का सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है। लिखा है, विद इन अ स्टोन्स थ्रो। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोन
बोन ऑफ कंटेंशन। क्वेश्चन नंबर 9 है द क्लोविन क्लोविन हुफ। देखो फ्रेंड, जिस इंग्लिश को पढ़ने के लिए जो बच्चे आरएस मेंस की तैयारी करते हैं, जो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ते हैं, अगर आप तरीके से पढ़े तो वो सारा कंटेंट हम आपको इस क्लास के अंदर पढ़ा देंगे। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। आई बात समझ में? एक लास्ट क्वेश्चन और लिखता हूं, इसके बाद आप लोगों को समझाना स्टार्ट करें। अगला सवाल है हमारा, एक छोटा सा सवाल है, गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट। ठीक है, ये आपका सवाल। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। नोट्स अच्छे से बनाइएगा, जितना हैंड रिटेन नोट्स जितना आप लिखेंगे, याद रखिएगा आने वाला भविष्य एसएससी नहीं तो आरएस। हाँ, हमेशा बड़ा सोचिए, एसएससी नहीं तो आरएस। हमेशा थिंक फॉर हाई, बड़ा सोच के चलिए। में क्यों अपने को डुबोना चाहते हैं, बैंक में क्यों डुबोना चाहते हैं? बाय द वे नहीं हुआ तो क्या करोगे? गो फॉर हाई, हमेशा बड़ा सोचो। ये नहीं होगा तो ये तो हो ही जाएगा, अगर इसकी सोच रहे हो तो फिर कहां जाओगे, ये देख लो। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है चिक बाई जुल। देखिए, चिक का मतलब होता है आपका गाल और जूल का मतलब होता है जबड़ा। अब आप हमें खुद बता दे कि आपका जो गाल है और आपका जबड़ा है, इसमें कितनी दूरी है? दूरी है क्या? नहीं सर, बहुत नजदीक है। तो चिक बाई जूल का मतलब होता है वेरी क्लोज, वेरी नियर। हिंदी में बोलेंगे बहुत नजदीक। लिखिएगा मेरे साथ साथ, चिक बाई जूल का मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे वेरी क्लोज। इसको हम बोलेंगे वेरी नियर। वेरी क्लोज, वेरी नियर। हिंदी में लिखेगा बहुत नजदीक। अगला सवाल देखिएगा, और आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर सवाल देखिए, तैयार हैं सभी भाई? क्या लिखा है? स्टोन। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। और थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना। एक पत्थर को उठा के अगर आप जोर से फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा? बहुत ज्यादा। कितना? 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर? मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी बच्चा 300 मीटर फेंक सकता है। नहीं फेंक सकता ना, 100 मीटर बहुत है। तो 100 मीटर बहुत ज्यादा दूरी तो नहीं होता है। तो स्टोन थ्रो का मतलब आपको याद रखना है, इसका भी मतलब यही होता है क्या? वेरी नियर, यानी बहुत नजदीक, और बहुत क्लोज। वेरी नियर एंड वेरी क्लोज। हिंदी में लिखेंगे बहुत नजदीक। तो याद रखिएगा, पहला आपने पढ़ा चिक बाई जूल, दूसरा आपने पढ़ा विद इन अ स्टोन्स थ्रो। अगला सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सा सवाल है। अच्छा, इसमें ए छूट गया है, ए लगा दीजिएगा। ए केट एंड डॉग लाइफ। सोच के देखिए तो, कुत्ते बिल्ली की जीवन या जिंदगी तो कैसे होती है? बेकार, झगड़ालू। ऐसा इंसान जो हमेशा झगड़ा करता है, उसके जीवन को बोला जाता है अ केट एंड ए डॉग लाइफ। इसका मतलब होता है झगड़ालू। तो झगड़ालू को यहाँ पे लिखिएगा क्वारेलिंग। क्वारेलिंग, क्वारेलिंग का मतलब होता है झगड़ा करने वाला। जो हमेशा झगड़ा करते रहता है उसको क्वारेलिंग कहते हैं। आप अपने अगल बगल के रूम में देखो, तुम्हारे अगल बगल जो पड़ोसी रहते हैं, उनमें हस्बैंड रहते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, कभी सुबह कभी शाम कभी दोपहर को लड़ते रहते हैं। उसको बोलते हैं अ कैट एंड अ डॉग लाइफ। देखो, मैंने ये दोनों एक साथ क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको ये मान लेते हैं और इसको ये मान लेते हैं, लेकिन कैट एंड डॉग्स का मतलब अलग होता है। कैट एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, यानी वर्षा अगर बहुत तेज हो रही है तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैट एंड डॉग्स। याद रखिएगा, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हैविली, हैविली रेन या हैविली रेनिंग।
लिखिएगा मूसलाधार वर्षा, हैविली रेन। लगातार बारिश होता है उसको हम बोलते हैं हैविली रेन, कैट्स एंड डॉग्स। चलिएगा अगला सवाल लिखिएगा 4 नंबर, कह रहा है कि कट नो आइस। कोई बता सकता है, कोई क्लू लगा सकता है? संदीप क्या मतलब होगा इसका, कट नो आइस? चलिए कोई बात नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कट नो आइस, आइस मतलब क्या होता है? बर्फ। बर्फ कैसा होता है? ठंडा होता है और सॉलिड होता है ना भाई, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। बट नो आइस का यहाँ पे मतलब होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ना, टू हैव नो इफेक्ट। लिखिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ना, टू हैव नो इफेक्ट। टू हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ना, टू हैव नो इफेक्ट। अगला सवाल लिखा है क्राई उल्फ। सोचिएगा थोड़ा सा। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, उल्फ का मतलब होता है लोमड़ी। आपने लोमड़ी देखा होगा, गांव वगैरह में लोमड़ी जब रात के समय में चिल्लाती है ना, तो आदमी कहते हैं कि कुछ गलत होने वाला है। इसका मतलब होता है गलत संकेत देना। गेट को बंद कर दीजिएगा, अब इसके बाद जो भी आएगा प्लीज अलाउ नहीं करेंगे। इसका हो जाएगा आंसर टू गिव फॉल्स अलार्म। टू गिव फॉल्स अलार्म, गलत संकेत देना। दीजिएगा टू गिव फॉल्स अलार्म, टू गिव फॉल्स अलार्म। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यस, हाँ। इनका सवाल है कि सर भेड़िया और लोमड़ी एक ही होता है क्या? सर अलग अलग जानवर हैं। उल्फ, उल्फ को हमारे लैंग्वेज में, मतलब हमारे साइड में उसको सियार कहा जाता है। हाँ? जो भी कहा जाता है, आप फिलहाल इस पे फोकस करिएगा, डिक्शनरी देख लीजिएगा बेहतर नॉलेज के लिए। उल्फ का मतलब हम लोग लोमड़ी ही जानते हैं, इसको याद रखिएगा। इधर देखिए कैरोट, ये क्या लिखा है साहब? कैरोट। और ये क्या लिखा है? स्टिक। कैरोट का मतलब होता है गाजर और स्टिक का मतलब होता है छड़ी। अब तुम सोच के थोड़ा दिमाग लगाओ। बाय द वे तुम्हारे टीचर ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया और एग्जाम में आ गया, तो तुम क्या दिमाग लगा के इसको सॉल्व करोगे? आपका क्या व्यू रहेगा? तो देखो, किसी को गाजर हम तब देंगे, गाजर देने का मतलब हम उसको क्या दे रहे हैं? रिवार्ड दे रहे हैं। क्या? रिवार्ड मतलब किसी को प्रोत्साहन करना, ठीक है। और अगर वो गलती करेगा तो क्या करेंगे? स्टिक देंगे। तो गलती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पनिशमेंट कहते हैं। तो ये हो जाएगा रिवार्ड एंड पनिशमेंट, प्रोत्साहन और सजा देना, प्रोत्साहन और सजा देना। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 8, इस बार का सबसे प्यारा क्वेश्चन 2023 में जो भी एग्जाम हुए हैं। बोन ऑफ कंटेंशन कितने लोगों को पता है? गुड। बोन ऑफ कंटेंशन, ध्यान से सुनिएगा। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण। और झगड़े का कारण को हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? लिखेंगे कॉज ऑफ क्वारेल, ऐसे लिखेंगे। थोड़ा इधर देखिएगा प्लीज। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो फिर ऑप्शन में क्या आ सकता है? इसको देखें। ये आ सकता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं आया तो फिर क्या ऑप्शन में आ सकता है? तब आएगा यहां पे एन एप्पल, आगे बोलो, ऑफ डिस्कर्ड। बहुत बढ़िया साहब, गुड गोइंग माय डियर स्टूडेंट्स। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण। याद रखिएगा, ये 3 ऑप्शन के अलावा चौथा ऑप्शन नहीं बना सकता है वो, 3 ही बनाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। द क्लोवन हुफ, द क्लोवन हुफ का मतलब होता है, अच्छा हुफ का मतलब होता क्या है? हुफ,
हुफ, हाँ, खुर। देखिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जी, आपने घोड़ा देखा है क्या कभी? घोड़ा देखा है, रोज देखते हो। घोड़े के जो वो नीचे का जो वो पैर होता है ना, तो पैर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको इंग्लिश में हुफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हुफ। हिंदी में इसको खुर कहते हैं। ये वाला देखो, ये वाला कहते हैं खुर। क्लोवेन हुफ का मतलब होता है किसी के साथ इविल इंटेंशन रखना। इविल इंटेंशन, इविल का मतलब होता है बुराई, मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना। इविल इंटेंशन, किसी को बुरी निगाहों से देखना या किसी के बारे में बुरा सोचना समझना, ये बोल सकते हैं द क्लोवन हुफ। ये मेंस में आ चुका है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर सकता है आपको पेपर में। अगला सवाल देखिए, एसएससी प्री में आ चुका है बहुत बार। ये तो बहुत बार आपने पढ़े हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। चलिए साहब थोड़ा सा देख ले, जो हमारे न्यू स्टूडेंट है इधर देख लीजिए। देखो फ्रेंड, ये क्या है? गैप। गैप से हमने याद किया यहाँ पे गब्बर, और गब्बर के पास बोलने की क्या थी? कला। ऐसे बोलता था ना, कितने आदमी है कालिया। वो डायलॉग आज भी इतना फेमस है, आप सोच के देखो। तो उसके पास ऐसा क्या था? तो सर उसके पास बोलने की कला थी। इसको बोलते हैं एबिलिटी, एबिलिटी या टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला। चलिए साहब फटाफट लिख लीजिएगा, एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग या टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। एक बार आप लोग मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए बोलिएगा मेरे साथ, चिक बाई जूल का मतलब क्या होता है? वेरी क्लोज। वोकेब जितना बोलोगे उतना सीख जाओगे। जो भाई मेरे लेट आए हैं एक बार देख लीजिए, ठीक है भैया। चलिए, ए कैट एंड ए डॉग लाइफ का मतलब क्या होता है? क्वारेलिंग। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? कट नो आइस मतलब क्या होगा? क्राई। उल्फ का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया। कैरोट एंड स्टिक का मतलब? स्टोन थ्रो का मतलब क्या होगा? अच्छा, बोन ऑफ कंटेंशन मतलब? और क्लोवन हुफ का मतलब क्या होता है? द इविल इंटेंशन। और गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी या टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। पॉइंट क्लियर हो गया साहब? चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ आपने पीछे के क्लास में जो पढ़े हैं ना मेरे से, उनका मैं थोड़ा सा आपका वोकेब का अगला पार्ट है आपका टेस्ट वाला पार्ट, वोकेब टेस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है साहब, आपको हेडिंग डालिएगा सिनोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स। इसमें मैं कम से कम 20 वर्ड आपको देने वाला हूं जो आप पढ़ चुके हैं, वही वाला। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा प्लीज। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। मन लगा के पढ़ते रहिए, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। बस पढ़ते रहना है। देखिए रिविजन बहुत जरूरी है लाइफ में। बस 10 क्वेश्चंस पूछूंगा रिवीजन के लिए बस, ठीक है। क्वेश्चन आपके कॉपी में होना चाहिए। पहला सवाल आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसको आपको, मैंने ये वर्ड दिया है, आपको यहाँ इंग्लिश लिखना है, यहाँ हिंदी लिखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करिए। एम्बिगुअस, फटाफट। कोई भी किताब ओपन नहीं करेंगे। चलिए ये वोकैब का बुकलेट दीजिए। इस वोकैब के बुकलेट को केवल अगर आप पढ़ लेते हैं आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें मेरी सांस अटकी हुई है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें मैंने खुद से मेहनत किया हुआ है। ऐसे नहीं कि कहीं से छाप दिया है, कहीं से लिख दिया है, नहीं। रात रात बैठ के मेहनत की हुई बुकलेट है। तो क्लिप इसको अच्छे से पढ़े। आई बात समझ में?
चलिए, पहला वर्ड आपके सामने है एम्बिगुअस। अब चलिए लिखते रहेंगे। दूसरा वर्ड आपके सामने है बाइफरकेटेड। तीसरा वर्ड आपके सामने है क्लीमेंसी। चौथा वर्ड आपके सामने है डिबेकल। डिबेकल। पांचवा वर्ड आपके सामने है एंसेस्टर। छठा वर्ड आपके सामने है पेरेन। सातवां वर्ड आपके सामने है क्लेंडेस्टाइन। और 8 नंबर वर्ड है आपके सामने डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल। 9 नंबर वर्ड है आपके सामने में एफ्लुएंस। और एक लास्ट वर्ड 10 नंबर वर्ड है आपके सामने में एक्रियू। चलिएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि आप मेहनत कर भी रहे हैं या नहीं कर? स्टार्ट राइटिंग प्लीज। ट्राई करेंगे प्लीज। आप क्यों इंग्लिश में पीछे रहते हैं? इसका कारण है कि आपके पास शब्दकोश नहीं है आपके दिमाग में। आपके पास वर्ड पावर नहीं है। अगर आपकी वर्ड पावर अच्छी होगी तो आप अच्छा इंग्लिश बोल भी सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में अगर आप अच्छे से आता है कि नहीं? इफ यू आर वेरी गुड इन इंग्लिश यू कैन बी ए मैनेजर इन एनी पोस्ट। ऐसा थोड़ी है कि हमको केवल गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। दुनिया में बहुत सारे काम है, बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। एक मिनट के बाद मैं आंसर बताना चालू कर दूंगा। यू हैव 1 मिनट। अगर आपको सिनोनिम्स नहीं आता है तो केवल हिंदी लिख के दिखा दीजिए, ओनली हिंदी। हाँ, बस हिंदी कि सर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। केदार। सब सही चल रहा है। आप लोगों के लिए बेंच लगवा दिया गया है ना? अब तो सही है ना? कल पर्दे भी लगा दिए जाएंगे। पूरे क्लास को एसी लगा दिया जाएगा, पूरे फिट। है ना? इधर स्वामी विवेकानंद का फोटो, इधर अब्दुल कलाम का। है ना? इंग्लिश में इधर इसको मतलब ऐसा लगेगा कि ये रियली में क्लास है। नहीं, फील आनी चाहिए ना आपको कि हम क्लास में पढ़ने आए हैं। मतलब मेरे पे विश्वास नहीं है या डायरेक्टर पे? मेरे पे? अच्छा, मेरे पे है ना, तो चलो इतना तुम्हारे लिए। देखो ये सारा काम हो गया तो ये भी हो जाएगा। इधर देखो, 1 मिनट खत्म हो गया और 1 मिनट आपने गंवाया कहाँ? मेरे से बात करने में। ठीक है, यानी क्वेश्चन तो आपने देखा नहीं है। देखो भाई, पहला सवाल देखो यहाँ पे प्लीज। पहला सवाल। अच्छा, एक भी ऐसा क्वेश्चन जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया हो इसमें से? सारा पढ़ाया हुआ है, बस आपने रिवीजन नहीं किया है। मैं ना, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे एग्जाम में क्लिक करोगे बताओ? तो आपको रिवीजन बहुत। सबसे पहला वर्ड देखो, एम्बिगुअस लिखा हुआ है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज हमें क्लियर नहीं होता। इसका मतलब होता है अस्पष्ट। लिखिएगा अस्पष्ट। अस्पष्ट का अगर हम इंग्लिश लिखे तो हम लिखेंगे वैग।
लिखेंगे नॉट क्लियर, लिखेंगे डाउटफुल। क्या लिखेंगे? डाउटफुल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मर्की। बहुत बढ़िया, मर्की। और बताओ, ऑब्सक्योर। क्या लिख सकते हैं? ऑब्सक्योर। यस शिवानी, आप कुछ कह रही थी। डूबियस, बिल्कुल सही। काफी अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं यहाँ। डूबियस, डूबियस। और अब रहने देते हैं, ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो याद नहीं कर पाएंगे ये लोग। ठीक है, चलिए पूरी क्लास एक साथ बोलना स्टार्ट करेंगे। आर यू रेडी? आवाज नहीं आया। आर यू रेडी? ग्रेट। एम्बिग्युअस का क्या होगा? वैग, नॉट क्लियर, डाउटफुल, मर्की, ऑब्सक्योर, डूबियस। बोलिए। आप बोलेंगे ना, आपके माइंड में जाके बैठ जाएगा। आप ऑप्शन देखोगे, तुम्हें याद आ जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है, क्लिक करके आ जाओगे। बाइफरकेटेड का मतलब होता है दो हिस्सों में, लिखिए, दो हिस्सों में बांटना। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या पीसेस। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में बांटना। अगला सवाल है क्लीमेंसी। बिल्कुल सही। दयाशीलता, जिसके अंदर दया होती है उसको क्लीमेंसी कहा जाता है। लिखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा काइंडनेस। बोलो क्या होगा? काइंडनेस। लिखते चलेंगे। डिबेकल, ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेरी पूरी क्लास शांत बैठी हुई है। संदीप, आपसे तो उम्मीद है। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बैच में पढ़ा रहा था पिछले साल, सीडीएस का है ना। इसमें एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था श्रवण, मेरा ही नाम का लड़का था ना। उसकी वोकेब इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी, कि कई बार वो पूछता था और मुझे नहीं आता था। इतना तगड़ा वोकेब था उसका। बोलता था, सर वोकेब तो तुम्हें जहां से इच्छा करे पूछ लो। तो ऐसे भी स्टूडेंट है। अच्छा, वो स्टूडेंट कौन था वो सुनो। वो मेरे क्लास में बैठता था, सीडीएस की तैयारी करता था। एक दिन मैंने उसका प्रोफाइल देखा, तो वो उदयपुर का रहने वाला था और इंग्लिश का टीचर था। मैंने बोला, तुम इंग्लिश के टीचर हो, इस क्लास में क्या कर रहे हो? बोला, सर हम और सीखने के लिए आए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सीखने के पर्पज से क्लास ज्वाइन करते हैं। आई बात समझ में? तो डिबेकल का मतलब होता है आपदा। लिखिए, डिबेकल का मतलब होता है आपदा। आपदा को हम बोलते हैं मिस फॉर्चून, या इसको कैलामिटी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी। बिल्कुल सही। इसी को हम बोलते हैं डाउनफॉल, कैटेस्ट्रॉफ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा अच्छा वर्ड बता रहे हैं आप। कैटेस्ट्रॉफ, देखो क्या चीज। हाँ हाँ, डर्थ का मतलब कमी होता है, ऐसे वो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, कैटेस्ट्रोफ हो सकता है, कैटेस्ट्रोफ। कैटेस्ट्रोफ और कैटेस्ट्रोफी एक ही वर्ड है साहब। कैटेस्ट्रोफ ये हो सकता है। तो बहुत अच्छा वर्ड आपने बताया सभी ने। मैं चाहता हूं सभी लोग रिपीट करिए, बहुत प्यारा वर्ड है और सारा ही एग्जाम्स में पूछा गया वर्ड है। चलिए बोलिएगा, पहला वर्ड क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। नेक्स्ट बोलो। ये जो डर्थ लिखा है ना, इसका हिंदी लिख लेना। इसका हिंदी होता है कमी। कमी को हम बोलते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी। कई बार पेपर में स्कार्स के नाम से भी आता है, स्कार्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, ये अगला सवाल तो आसान है, सभी लोग कर सकते हैं। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। पूर्वज को बोलते हैं फोर फादर। अच्छा, फोर फादर या फोर फादर्स? एस लगेगा नहीं लगेगा? हाँ, इसकी बात मानो भैया। लिखो फोर फादर, एस नहीं लगेगा, फोर फादर। ठीक है, फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज। अच्छा, फोर फादर के कोई सिनोनिम्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? हाँ, एंसेस्टर तो लिखा हुआ है यार, ऐसा बताओ जो इसके अलावा हो। चलिए मैं बता देता हूं।
देखिए प्रीडिसेसर, PREDECESSOR, ठीक है। आप अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा बैठा है इस क्लास में, इंग्लिश मीडियम जो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो, एनीवन? गुड। क्या तुमने कभी सक्सेसर और प्रीडेसर पढ़ा है? कौन से स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे? भरतपुर वाले में? सक्सेसर का मतलब होता है एक जोड़ना और प्रीडेसर मतलब होता है एक घटाना, ठीक है। चलिए बैरन आसान वर्ड है, बताइए बैरन मतलब? आवाज नहीं आ रहा। बंजर, बंजर को इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे चलिएगा। सबसे पहले लिखिएगा अनफर्टाइल। दूसरा आप लिखेंगे अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। तीसरा आप लिखेंगे थर्ड वाला, डेट इज डेजर्ट, बिल्कुल सही। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान। एक होता है और ड्राउट, ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाना। चलिए लिखिएगा अनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, डेजर्ट, ड्राउट। क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त। गुप्त को हम क्या बोलते हैं साहब? इसको बोलते हैं सीक्रेट। बोलो भैया क्या बोलोगे? सीक्रेट। अगला वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल हानिकारक, लिखिएगा डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं? इंजूरियस, इंजूरियस। चलिए एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, हरा भरा, हरियाली, लिखिएगा। इसका इंग्लिश वर्ड होता है, पहला वर्ड लिखिए वेल्थ, संपत्ति। दूसरा लिखिए रिचनेस, अमीरी। नेक्स्ट लिखिएगा प्रोस्परस, बिल्कुल सही, प्रोस्परस। एक एक नहीं नहीं, एक्टेसी का मतलब तो खुशी होता है, वो अलग है, हैप्पीनेस होगा उसका। चलिए अगला सवाल है आपके सामने में, एक्रियू। एक्रियू का मतलब होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, संचय करना, जोड़ना। लिखते चलिएगा प्लीज। एक्रियू का मतलब होता है संग्रह करना। क्या बोलोगे इंग्लिश में इसको? पहला लिखो गैदर, दूसरा लिखो ऐड करना, तीसरा लिखो पाइल अप करना, और नेक्स्ट चलिए असेंबल, एक्यूम्यूलेट, और नेक्स्ट लिखिए असेंबल, कलेक्ट करना। बहुत बढ़िया साहब, कितने अच्छे बच्चे यार, शानदार। अब रहने दो भाई, बस इतना बहुत है इसमें। एक्यूमुलेट। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रिमिटिव का मतलब होता है जैसे प्राचीन समय का कोई भी ऐसा चीज। हाँ इसमें हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ आप जहाँ कह रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार इसको रिपीट करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले वोकैब सेक्शन पे चलेंगे, प्लीज देखिएगा सर। सभी तैयार हैं मेरे भाई? चलिए पहले आपको हिंदी बताना है, हिंदी क्लियर होना चाहिए, फिर इंग्लिश पे आएंगे। चलिए सभी लोग तैयार हैं, मेरे साथ बोलिएगा। एम्बिगुअस मतलब? बाइफरकेटेड, क्लीमेंसी, डिबेकल, एंसेस्टर, पेरेन, क्लैंडेस्टाइन, डेट्रीमेंटल, एफ्लुएंस, एक्रियू। इधर इधर वाले से आवाज नहीं आ रहा भैया, एक बार आप लोग थोड़ा, चलो बोलो। जय श्री श्याम। एक्रियू मतलब? एफ्लुएंस मतलब? डेट्रीमेंटल, क्लैंडेस्टाइन, बेरेन मतलब? एंसेस्टर, डिबेकल, क्लीमेंसी, बाइफरकेटेड, एम्बिगुअस। इसके बाद वाला जो सेशन है इससे भी अच्छा है, हेडिंग डालिएगा स्पेलिंग एरर।
स्पेलिंग एरर। पिछली बार जब मैंने आपको स्पेलिंग एरर कराया था तो कितना कराया था मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। 15। और कौन सा सीरीज कराया था? ए। तो आज हम लोग चलते हैं बी और सी। ठीक है, बी और सी वाले सीरीज पे चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट स्टार्ट करें। चलिए, पहला सवाल मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है, मैं केवल बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। आपके लिखने के बाद में लिखेंगे। चलिए फटाफट स्पीड आपका तैयार रखिए। पहला वर्ड लिखिएगा बिहेवियर। बिहेवियर, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, अड़ोसी पड़ोसी को देखिए। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है आचरण। ठीक है, व्यवहार, बिल्कुल सही। अगला वर्ड लिखिए बेयरली। बेयरली, जी बेयरली, ठीक से सुने, रिपीट ना करें। बेयरली, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। तीसरा वर्ड लिखिएगा बेनिफिट। बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। चौथा वर्ड लिखेंगे बिगिनिंग। चौथा वर्ड है बिगिनिंग। बिगिनिंग माने शुरुआत करना, कल ही पढ़ाया था। अगला वर्ड लिखेगा ब्रेक। ब्रेक, ब्रेक दो होता है, ध्यान रखना, दोनों लिखना है। चलिए अगला वर्ड लिखेंगे ब्रीथरेन। ब्रीथरेन, ब्रीथरेन। 10 हो जाए तो बता देना। नेक्स्ट वर्ड है बर्गलर। बर्गलर, बर्गलर का मतलब होता है सेंध मारने वाला। बर्गलर, बर्गर मत लिख लेना, बर्गलर। अगला वर्ड है बिजनेस। बिजनेस, मैं आपके पास भी आ सकता हूं जिनकी पेन नहीं चल रही है। बिजनेस। अगला वर्ड बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट माने परोपकारी। अगला वर्ड लिखिए ब्रिलियंट। ब्रिलियंट, काफी तेज, ब्रिलियंट। हो गया 10। चलिए आप बोलेंगे, मैं लिखूंगा। ठीक है, स्टार्ट। और आप चेक करेंगे। पहला वर्ड क्या था? बिहेवियर। Behavior, जिसका सही है सही लगाएंगे, जिसका एक भी गलत है कट करेंगे, बगल में लिखना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे नहीं कि सर आई गलत हो गया इसको यहीं सही कर दे, नहीं प्लीज ऐसे मत करना। अगला नेक्स्ट वर्ड बताइए। बेयरली तो आसान है, BARELY, बेयरली। तीसरा वर्ड बेनिफिट, BENEFIT, बेनिफिट। चौथा, चलो बिगनिंग तो BEGIN, डबल एन हो जाएगा ING, बिगनिंग। पांचवा, अच्छा ब्रेक का देख लो, यहाँ एक होता है BREAK ब्रेक और एक होता है BRAKE ब्रेक। छठा ब्रीथरेन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। BRETHREN, ब्रीथरेन। इसका हिंदी में अर्थ होता है भाई। और ब्रीथरेन जो होता है ये किस तरह का नाउन है? प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये याद रखेंगे। इसलिए अगर आपके पेपर में कभी भी ब्रीथरेन में एस लगा होता है तो समझ जाना गलत लिखा गया है, क्योंकि ये पहले से प्लूरल है। 7 वर्ड, बर्गलर का मतलब होता है जबरदस्ती किसी के घर में प्रवेश करने वाला, सेंध मार, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन बताइए। बिजनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा अगर एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तो इस बार 2023 में जो 13 अक्टूबर को पेपर होगा उसमें बिजनेस वर्ड आएगा, ध्यान रखिएगा। BUSINESS, बिजनेस। नेक्स्ट, बेनीवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। बेनीवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। अगला वर्ड ब्रिलियंट। आप लोग इस क्लास में बैठे सारे लोग ब्रिलियंट है, इसका स्पेलिंग सामने। आपका स्कोर देख लीजिएगा, स्कोर क्या चल रहा है।
ऐसा कोई स्टूडेंट जिनके सारे ही क्वेश्चन गलत हो? ऐसा तो कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। ऐसा कोई स्टूडेंट जिनके एक ही गलत हो, ओनली वन, एक गलत है? जिनके 5 गलत है? 5, क्या क्या गलत हो गया? और वेरिएबल है, अब गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए यहां से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे, 11 से लेके 20 तक का क्वेश्चन, सी वाला स्टार्ट करिएगा प्लीज। सी क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, कारकश, कारकस, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, जानवर के मृत शरीर को कारकस कहा जाता है। कारकस, उम्मीद करता हूं आपने सुन लिया होगा। अगला वर्ड लिखिए, केमोफ्लैग, केमोफ्लैग, केमोफ्लैग का मतलब होता है छुपाना। केमोफ्लैग, केमोफ्लैग का मतलब होता है छुपाना। अगला वर्ड है कोलोजल, कोलोजल, कोलोजल माने बहुत बड़ा, कोलोजल। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री, कोलोजल माने बहुत बड़ा, विशाल, कॉम्प्लीमेंट्री। आगे वर्ड लिखिएगा, कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे कंसीडरेट, कंसीडरेट माने विचार करना, कंसीडरेट माने विचार करना। अगला वर्ड है क्रिस्टल, क्रिस्टल, क्रिस्टल। अगला वर्ड है क्यूरियस, क्यूरियस माने जिज्ञासा। 20 हो जाए तो आप बता दीजिएगा। अगला वर्ड है आपका कंसीक्वेंटली, कंसीक्वेंटली, कंसीक्वेंटली। और लास्ट वर्ड है आपका सिलेंडर, सिलेंडर। आपके घर में जो सिलेंडर होता है ना, उसको सिलेंडर आपको लिखना है। चलिए अब आप लोग चेक करेंगे जो मैं लिखूंगा। पहला वर्ड बताएंगे कारकस, देखिएगा प्लीज बोर्ड पे। CARCASS, कारकश, पहला वर्ड। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड केमोफ्लैग, CAMOUFLAGE, कैमोफ्लैग। तीसरा कोलोजल, COLOSSAL, कोलोजल। अगला वर्ड, चलिए कॉम्प्लीमेंट का दो मतलब होता है, देखिए COMPLIMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री। और एक होता है COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री। 15 बताइए। कोऑर्डिनेटर, देखो बाबू, COORDINATOR, कोऑर्डिनेटर। अगला बताइए कंसीडरेट, CONSIDERATE, कंसीडरेट। नेक्स्ट बताइए क्रिस्टल, CRYSTAL, क्रिस्टल। अगला, ये तो आसान है, CURIOUS। अगला बताइए कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली, कंसिक्वेंटली। नेक्स्ट बताइए सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर।
चेक करिए अपने स्पेलिंग को, आपका स्कोर देखिए क्या चल रहा है। आपके एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे स्पेलिंग एरर, यानी आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आप पढ़ रहे हैं, ये चीज को ध्यान रखिएगा। यानी ऐसे ही अगर पढ़ोगे पूरे 4 से 5 या 6 महीने तक, तब समझ जाना कि पेपर क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। आया बात समझ में? चलिए अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट सेशन, और ये लिखिएगा हेडिंग में स्पॉट द एरर। आपको एरर फाइंड करना है जो आपने पढ़ा हुआ है, बस ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे हम आपसे, टेंशन मत लीजिए। SPOTT स्पॉट, THE द, ERROR एरर, स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर। चलिए साहब, कितने लोगों ने इस क्लास में बैठे लोगों में से कंडीशनल सेंटेंस कितने लोगों ने पढ़ रखा है? हाथ खड़ा रखिए। कंडीशनल सेंटेंस, टेंस कितने लोग पढ़े हैं? टेंस पढ़े हैं? और अगर आपने टेंस पढ़ा है तो आपने कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ा। तुम्हारे बैच के अंदर सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंडीशनल सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, यहां तक की पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे फ्यूचर कंटिन्यूअस, जो तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि आगे जो पढ़ेंगे वो परफेक्ट होगा और वो आता है। उससे पहले हम आपका टेस्ट लेना चाहेंगे। और देखिए, कल मैंने क्वेश्चंस को तैयार किया, और ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल के पिछले 5 साल के पेपर का क्वेश्चन है, 5 years, और इसको हम एक एक करके देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं। आर यू रेडी? चलिए पहला सवाल देखिए, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। पहला सवाल सीजीएल से चालू करते हैं, सीजीएल के पेपर से। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथ साथ लिखेंगे और मुझे लगता है कि आप 1 सेकंड में बना दोगे। कह रहा है कि इफ आई वॉज यू, देखो अभी क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, आंसर आना चालू हो गया। कह रहा है इफ आई, सॉरी 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 भाई, आई वुड हैव, I would have told, I would have told the chairman, I would have told the chairman to keep his mouth shut up, shut up। और ये हो गया आपका नो एरर डी, डी तो लिखा ही हुआ है। ये पहला सवाल है ना, सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी जो भी आज के क्लास में कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे सारा, क्योंकि मैंने शुरू में ही हेडिंग डाल दिया था, आज PYQ चलेगा। चलिए, यस फ्रेंड, किस पार्ट में गलती दिया है? ए पार्ट में, ये तो कंफर्म है। इफ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो वाज कभी नहीं आ सकता है, वर आता है। अपने रटी रटाई हुई चीज पढ़ रखी है। चलिए थोड़ा देखिएगा सर, यहाँ पे जो गलती है वो ए पार्ट में है। अब आपके अनुसार आपने मुझे ये बोला कि सर ये वाच को हटा के और आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, वर, यही तो आपने बोला। तो थोड़ा देखिएगा मेरे साथ, ये क्या लिखा हुआ है? इफ। ये क्या है? आई। आई क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद इसने यहाँ पर क्या दे रखा है? ब्लैंक्स, ब्लैंक्स दे रखा है। थोड़ा इसको अच्छा से लगा देते हैं, ब्लैंक्स दे दिया। अब ये ब्लैंक के बाद ये यू जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और फिर ये कोमा आ गया, फिर ये आई क्या है? सब्जेक्ट है मेरे भैया। और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है? वुड। और वुड के बाद क्या है? हैव। हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म।
और थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। थोड़ा देखिए तो, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, कौन सा टाइप है ये, टाइप सी है। बोलो ये यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या लिखा है, वुड, और ये क्या है, हैव। और मैंने बोला था वुड के बाद अगर हैव आता है तो आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, हैड, और हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। पढ़ाया था क्या? तो फिर आपने वर लाने का डिसीजन कहां से लिया? वर तो तब आता ना जब वुड के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आया होता यहां पे, तब हम यहां पे वर लगाते। भाई तुमने आंसर तो सही बता दिया, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आया होता तो आपका गलत हो जाता, क्योंकि वर इसका आंसर नहीं होगा। तो सर इसका आंसर फिर क्या होगा? तो देखिए इसका जो आंसर आई के साथ यहां क्या लगेगा, हैड, आई के साथ लगेगा हैड। हैड के बाद क्या चाहिए, B3। तो अगर हमें कभी B3 ना मिले तो हम यहां क्या लगाते हैं, बेन। इफ आई हैड बीन यू, यदि मैं तुम्हारे जगह होता, आई वुड हैव टोल्ड, मैं बोला होता, किसको, चेयरमैन को, टू कीप हिज माउथ शट। मैं अगर तुम्हारे जगह होता, इसका मतलब मैं तुम्हारे जगह कभी हो ही नहीं सकता। मैं पढ़ाते वक्त एक एग्जाम्पल दिया था, याद आ रहा है? एक दो चार दोस्त होते हैं जिनमें एक घूमने जाता है, पिटाई खा के आ जाता है, तो दूसरा बोलता है अरे यार मार खा लिया, मैं तुम्हारे जगह होता तो, वो कभी उसके जगह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसा कंडीशन होता है, इमेजिनरी कंडीशंस होता है। आया बात समझ में? चलिए देखो फ्रेंड, ये चीज देखो, याद करिए, ये इफ लिखा है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ब्लैंक से ये ऑब्जेक्ट आ गया, यहां सब्जेक्ट, और ये मॉडल में वुड लगाया, वुड मॉडल होता है, आगे वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, और ये ऑब्जेक्ट। मेरे भाई मेरे दोस्त याद रखना, वुड के बाद अगर V1 आता है तो आपका जो यहां आंसर आएगा वो दो आंसर हो सकता है, एक वर और नहीं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म। आप चेक करो यहां से दोनों को। और अगला पॉइंट इसी में हमने आपको पढ़ाया था कि इफ के बाद सब्जेक्ट और ब्लैंक्स, और फिर यहां पे मैंने दिया था ऑब्जेक्ट, फिर यहां पे क्या था आपके पास, सब्जेक्ट। इस वुड की जगह आप लिख लो विल, अगर विल आएगा तो सेल भी आ सकता है, ये मॉडल है, V1 आता है, आगे ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर ये सेल विल दे रखा है तो आपको इस कंडीशंस में यहां या तो V1 आएगा और नहीं तो V1 में S या यस आएगा। ये तीन, ये है टाइप नंबर कौन सा, ए, और ये टाइप नंबर बी, और ये टाइप नंबर सी। तो ये कौन सा क्वेश्चन में पूछा है, टाइप नंबर सी पूछा है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ऐसे देखो, आपने आंसर सही बताया था, लेकिन आपका जो सोचने का कंसेप्ट था ना वो सही नहीं था। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था। चले आगे चले, लिख लिए इसको, कहाँ लिखें दिखाओ, लिख लिए सभी, फटाफट लिख लो। अगला सवाल इसके बाद, अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी पढ़ना स्टार्ट करिए, पढ़िए, इस क्लास से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा। ये वाला जो पैटर्न है सारा एसएससी का ही क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, मतलब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कम हैड ही कम, बी पार्ट, हैड ही कम इवन इवन ए मोमेंट अर्लियर, इवन ए मोमेंट अर्लियर, अर्लियर। तीसरा, इवन ए मोमेंट अर्लियर ही, देखो 2016 में ये क्वेश्चन आया था, ये मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट में, और ये इवनिंग शिफ्ट में आया था, यानी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा था, मैंने देखा इसमें, है ना।
तो ही वुड हैव क्या, फाउंड मी देयर, फाउंड मी देयर। ये आपका सवाल है। आगे है भैया मेरे नो एरर। ये क्वेश्चन एरर क्या है, बिल्कुल सोच समझ के बताइएगा। हैड ही कम, ये पढ़ाया हुआ है आपको, हैड ही कम, नो एरर। सी पार्ट में एरर है, अच्छा सी पार्ट में एरर है। आयुष थोड़ा देखिए तो, इफ आई वर इज इक्वल टू वर आई, इफ आई हैड इज इक्वल टू हैड आई। और इसको इंग्लिश में इन्वर्जन कहा जाता है। और इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि पहले वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा, यानी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। भाई मेरे, ये सवाल है ना, यहां तक, ये पूरी लाइन को थोड़ा देखो। ये ऐसे भी लिख सकता था, इफ ही हैड कम, कम। कई बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स कई न्यू बैठे हैं क्लास में, वो ध्यान से समझे कि कम, केम और कम, यानी ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ये दूसरा है और ये आपका तीसरा है। तो हेड के बाद तीसरा आता है। तो इसने क्या किया, इफ को हटाया तो इसको हैड ही लिखा है मेरे भाई। और यहां देखो वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, यहां हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया है। आंसर होगा नो एरर। तो ये जैसे मैं समझा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन को अपने नोट्स में भी ऐसे ही लिखिएगा। तब जाके आप जब घर पे बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हारा पूरा डाउट क्लियर होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बना है। ठीक है जी। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा सवाल, देखिए। हाँ, ए, हाँ 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 बिल्कुल। ये कंडीशनल सेंटेंस है ना, आप देखिए दो क्लोज दे रखा है इसमें। भाई एक घटना यहाँ पे लिखा है वुड हैव फाउंड, ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे कंडीशन ये वाला है, इफ वाला। तो जब ऐसा वाला कंडीशंस होगा आपके पास, थोड़ा देखिएगा ये वाला, अगर वुड हैव प्लस V3 आता है तो ग्रामर हमें ये कहता है आपको इफ वाले क्लोज में, ध्यान से सुनना, किस क्लोज में, इफ वाले क्लोज में। मतलब ये जो कंडीशनल क्लोज है, इस क्लोज के साथ तुम्हें कौन सा टेंस का यूज करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा, यानी हैड प्लस V3 का यूज करना होगा। ठीक है। यहाँ पे मोमेंट अर्लियर दिया है, ना कि मोमेंट एगो दिया है, ध्यान रखना। मोमेंट, हाँ बिल्कुल पहले, तो मतलब वो कह रहा है कि मेरे आने के पहले ही वो आ चुका होता, यानी पास्ट से भी पास्ट वाला काम बता रहा है। जैसे एक चीज देखो, देखो देखो तुम्हारी डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही अगला सवाल लिखेंगे। इधर देखो थोड़ा सा, देखो फ्रेंड, ऐसे जो तुम पूछ रहे हो ना, ये चीज आगे हम पढ़ने वाले थे, लेकिन तुम अभी पूछ रहे हो तो थोड़ा सोच लो। देखो ये एक लाइन है और तुम यहाँ खड़े हो। कहाँ खड़े हो, लाइन पे खड़े हो यहाँ पे। ठीक है। कुछ दिन पहले कहाँ खड़े थे, यहाँ लाइन पे खड़े थे। कुछ दिन पहले कहाँ खड़े थे, लाइन पे खड़े थे, यानी यहाँ खड़े थे। अब देखो ये लाइन वाली कहानी को ध्यान से समझना। ये है तुम्हारा 2023, यानी 2023। ठीक है। और ये है तुम्हारा 2022, यानी 2022। और ये है तुम्हारा 2020। मुझे ये बताओ इसमें पहला एक्शन कौन सा है, फर्स्ट एक्शन। हाँ,
ये वाला पहला एक्शन है, बहुत बढ़िया। 2020 वाला तुम्हारा पहला एक्शन है। तो ये जो फर्स्ट एक्शन होता है ना, अगर कोई काम होने के पहले ही अगर कोई काम हो चुका होता है, उसको हम फर्स्ट एक्शन कहते हैं। और उसके बाद ये वाला जो एक्शन है तुम्हारा, ये कैसा एक्शन है? ये सेकेंड एक्शन है। और ये कैसा एक्शन है तुम्हारा? तो सर ये तुम्हारा प्रेजेंट एक्शन है, प्रेजेंट एक्शन। अब मुझे बताओ, ये भी पास्ट है, क्या है ये पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो ये क्या है? मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा प्रेजेंट है। एक स्टेप हम पहले गए तो ये पास्ट हो गया। एक स्टेप और पहले गए तो फिर सेठों का सेठ। तो सेठों का सेठ कौन है? बाबा श्याम। तो ये देखो, ये पास्ट है ना, तो ये पास्ट का भी क्या हुआ? पास्ट ऑफ द पास्ट। और जो पास्ट ऑफ द पास्ट वाला एक्शन होता है, उसके लिए हमारा जो टेंस आता है, उसका नाम है क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो इसके बाद वाला एक्शन होता है, उसके लिए हमारा टेंस आता है सिंपल पास्ट। और इस दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या आता है? कंजंक्शन आता है। यानी यहां पे आपको कंजंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। मैंने तुम्हें पूरी पास्ट परफेक्ट पढ़ा दी, इस डायग्राम से ध्यान रखना। याद करो, ट्रेन आने से पहले, सॉरी स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन, पहला एक्शन कौन सा हुआ? ट्रेन का जाना। यानी फर्स्ट एक्शन किस में लिखोगे? पास्ट। और उसके बाद मैं पहुंचा तो वो मेरा सेकंड एक्शन हुआ, तो क्या लिखोगे? सिंपल पास्ट। अच्छा, स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, पहला एक्शन क्या हुआ? तो पहला एक्शन किस में लिखोगे? और दूसरा एक्शन किस में लिखोगे? और दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? और कंजंक्शन यहाँ दो आ सकता है, एक बिफोर और दूसरा आफ्टर। क्या आएगा? बिफोर आफ्टर। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पूरी पास्ट परफेक्ट की कहानी आपके सामने रख दी। समझ में आया भाई साहब आपको? कोई काम होने के पहले अगर कोई काम हो चुका है तो उसके लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस ही आता है, सिंपल पास्ट टेंस नहीं आता है। तो आपको ये कंटेंट को समझना होगा। चलिए एक अब एग्जाम्पल देख ही लो, जब देख ही लिए हो तो देखो इधर। कह रहा है कि ट्रेन द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर बिफोर वी reached the स्टेशन। चलो साहब, इसमें देखो तो, इसमें कंजंक्शन कहाँ है? कंजंक्शन कहाँ है इसमें? बिफोर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बीच में लिखते हैं बिफोर को, ठीक है। बिफोर के बाद वी क्या है? तो यहाँ लिखते हैं हम सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब आया है? सेकेंड। तो यहाँ लिखते हैं वी टू फॉर्म को। अब मुझे बताना मेरे दोस्त, बिफोर के पहले ट्रेन क्या लिखा हुआ है? सर सब्जेक्ट लिखा है। और सब्जेक्ट के बाद ये क्या है? तो सर यहाँ पर ये हेड है। और हेड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा गया है? थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया तुम्हारा एक कंसेप्ट। क्या? यदि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस आता है तो बिफोर से पहले हम कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, ये बिफोर को पूरा उठा लीजिए और इस पूरे लाइन को आगे लिख दीजिए। यानी ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हो गया V2, बीच में कॉमा लगा दीजिए और ये वाला पार्ट इधर लिख दीजिए। यानी ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो ये कौन सा कंसेप्ट आपने पढ़ लिया? बिफोर वाला कंसेप्ट पढ़ लिया। तो ये बिफोर से अगर क्वेश्चन बनता है ना, तो ऐसे बन सकता है। आप देख लो यहाँ पे, ये बिफोर आया है, ये हेड लेफ्ट है, और ये यहाँ पे क्या है? वी रिचड है। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? चलो, बिफोर का उल्टा शब्द क्या बनेगा बताइए? आफ्टर बनेगा। चलिए, सचिन आया है क्या? कहाँ बैठा है? अच्छा, इसने ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजा था। चलो एक इसका क्वेश्चन में लिख देता हूँ बोर्ड पे ना, समय आ गया है लिखने का। क्वेश्चन क्या था देखिए, क्वेश्चन था, गौरी
गौरी told me his name. Gauri told me his name after he left. ये सवाल है। यही सवाल था ना भाई साहब, एसएससी 2012 में ये सवाल पूछा गया था जिस वक्त मैं भी पढ़ता था। ये उस समय का क्वेश्चन है, गौरी टोल्ड मी। अब हम लोगों के टाइम में जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में ये चल रहा था, यार गौरी के लिए हिज कैसे आ गया? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, गौरी के लिए हिज क्यों आया? और इस क्लास में बैठे आधा स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि गौरी किसी लड़की का नाम है और फिर हिज क्यों लिया। तो इसमें मामला कुछ गड़बड़ है। चलो गड़बड़ वाला बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मामला गड़बड़ यह है कि इसमें तीन लोग हैं। इसमें तीन लोग हैं, ए बी सी। अब देखो, ये ए है ना, वो सी का दोस्त है। रीजनिंग समझो थोड़ा। ए सी का दोस्त है, पुराना दोस्त, मतलब बहुत दिन से दोस्ती है इनके बीच में। ये नया दोस्त है, ये नया दोस्त, न्यू फ्रेंड, है ना? अब ये मामला गड़बड़ हो गया। अब ये क्या हुआ कि ये एक दूसरे से क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे बैठ के, है ना? बातें हो रही थी, तब तक ये बेटा आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये क्या चल रहा है, और उसका तो मामला दिमाग गड़बड़। बोला ये क्या हो रहा है? तो इसने, अब ये घबराई हुई, अब ये कह रही कि अब मैं क्या बताऊं, क्या हो रहा है? अब सुन लो, अरे क्वेश्चन समझो। तुम अलग ही दुनिया में अपने आप को क्यों ले जा रहे हो? सुनो इधर, ये बस 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 दीवानो, बस सुन लो, थोड़ी 2 मिनट की कहानी है, सुन लो। ये जो सी है, ये रामलाल। कौन? ये बोल रहा है कि ये कौन है? अब ये बिल्कुल घबराई हुई। तुम लोग मतलब बताने नहीं दोगे इसकी कहानी को। ये कौन है? और ये गलत, सीमा। पाकिस्तान वाले। तो सचिन लिखना जरूरी है ना? चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो ये घबराई हुई है, ये पूछ रहा है बता कौन? तो ये कह रही है रुक जा। अब ये पीछे, गेट के पीछे से इसको पास करा दिया, बेटा तू जा। जा जल्दी। अब ये जैसे ही गया, इसके जाने के बाद इसने इसका नाम बताया। जो ये हीज है ना, हीज, ये कौन है यहाँ पे? मोहनलाल है। तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम, उसका नाम बताया। उसके जाने के बाद, यानी पहले वो गया, तो जो पहला एक्शन होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है। इसीलिए यहां पे आंसर क्या आना चाहिए था? हेड। सचिन, सीमा कहां है? चलो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब कंसेप्ट देखो, बताता हूं। ये क्या लिखा हुआ है भाई? आफ्टर। तो देखो यहां ये हो गया आफ्टर। आफ्टर के बाद ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद क्या है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इसके पहले ये गौरी क्या है? सब्जेक्ट। और इसके बाद टोल्ड है जो वर्ब का कौन सा फॉर्म? सब्जेक्ट। तो ये देखिए, ये दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। एक बिफोर और दूसरा आफ्टर। एकदम ध्यान से देख लो। बिफोर के बाद यहाँ पे सिंपल पास्ट है, और आफ्टर के बाद यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। अगर तुमने एक भी याद कर लिया तो दोनों याद हो जाएगा। बात समझ में आ गई ये वाले पॉइंट? तो पास्ट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है। तो इसको हेडिंग डाल लो, पास्ट परफेक्ट टेंस लिख ही लो। जब इतना पढ़ाई दिया तो फिर इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए सर, पास्ट परफेक्ट टेंस, हेडिंग डालिएगा थोड़ा सा। लिखिएगा पहला लाइन, फर्स्ट लाइन लिखिएगा। लिखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस इज, past perfect tense is also known as
पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट कहा जाता है। इंग्लिश में बोल रहा हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो नोन एज पास्ट ऑफ द पास्ट। यहां तक क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर इसका बहुत आसान है। स्ट्रक्चर इसमें क्या आता है? पास्ट में हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो आसान है। चलिए इसके ठीक नीचे ये डायग्राम बनाएंगे प्लीज। ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए सभी लोग। 23, 22, 20, प्रेजेंट एक्शन, सेकेंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन। ये डायग्राम अगर बन गया है तो आपको सबसे पहले लिखना है, जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखिएगा नोट्स के अंदर। देखिए कंसेप्ट नंबर 1, हेडिंग डालेंगे बिफोर। जी 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 बिल्कुल रुका हूं। जैसा मैं बोल ऐसा ही लिखिएगा, अपने मन से नहीं लिखेंगे प्लीज। बिफोर, कंसेप्ट नंबर 1 बिफोर। बिफोर का अर्थ लिखिएगा के पहले, के पहले। बिफोर का मतलब होता है के पहले। लिखिएगा यदि, यदि बिफोर के बाद, यदि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, यदि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है तो बिफोर के पहले, तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। दोबारा मैं शब्दों को रिपीट करता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि बिफोर के बाद सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो सुन लें, क्या लिखा आपने है। लिखिएगा इफ सिंपल पास्ट टेंस इज यूज आफ्टर बिफोर, देन पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज बिफोर, बिफोर। दो बार बिफोर आ जाएगा, उससे बढ़िया आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, है ना। अब जिन्होंने हिंदी में लिख लिया है ये डायग्राम बना लीजिएगा। बिफोर ये वाला, फिर से बिफोर ये वाला लिखिएगा, डायग्राम बना लो। आपने जो लिखा है ना उसके बाद इस डायग्राम को बना लीजिए, बिफोर वाला। जिसने डायग्राम बना लिए होंगे वो ये एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल। जिसने बिफोर लिख लिया है लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 2, दूसरा कंसेप्ट। हेडिंग डालेंगे आफ्टर, कंसेप्ट नंबर 2 आफ्टर। आफ्टर को हिंदी में लिखेंगे बाद में। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर मतलब के बाद। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस मेंटेन करेंगे अपने नोट्स के अंदर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए।
बिफोर का उल्टा होता है आफ्टर, तो आफ्टर के बाद यहां आएगा पास्ट परफेक्ट और पहले आएगा सिंपल पास्ट। हेडिंग में आफ्टर जरूर लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है और लास्ट में ये एग्जांपल लिखना है। भाई ये ग्रामर की बुक देना एक बार। ये किसका है? थैंक यू शिवन। हमारी ग्रामर इतनी मोटी कैसे हो गई है? अच्छा इसमें दोनों को मिला दिया है। चलिए, सभी के पास ग्रामर वाली बुक है? नहीं है? आपको नहीं मिला है? लाए नहीं है वो अलग बात है, मतलब घर पे तो है ना। चलिए, होमवर्क आपको लिखना है? नहीं है, कोई बात। पेज नंबर 94, पेज नंबर 94, पेज ही नहीं है। 94, आपको इंग्लिश की 2 बुकलेट मिली होगी, 2 बुकलेट और मिलेगी। चलो 94 पे आ गए। घर पे क्या क्या पढ़ना है ध्यान से सुन लो, कल सबकी किताब चेक करेंगे। कल और परसों 2 दिन में सबकी बुकलेट मैं खुद चेक करूंगा, ध्यान रखिएगा। किसी का भी, किसी के पास जाके आपसे मैं प्रॉब्लम पूछूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ। अब इसमें हर कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। लिखिए, पेज नंबर 94 करना है आपको, 95 करना है, 96, 97 नहीं करना, 99 करना है, 101 करना है और 102। कुल मिला के सुन लीजिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, कंडीशनल सेंटेंस, ये सारे आपके ये जो नोट्स आपको दिया गया है, इनमें से क्या ये जो इतने साफ सुथरे दिख रहे हैं ना तुम्हारी किताब, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, लाइन चाहिए। तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पूरी लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन कल सर, टाइम्स अप। दे देना प्लीज। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार सभी लोग बोलो जय श्री श्याम।